और मैं भले ही कांग्रेस पार्टी से हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को अपने गिरेबान में ढांकने की ज़रूरत है कि आखिर कमियां कहाँ रह गई हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आज केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आपके धाकड़ धामी हैं, आपके स्मार्ट धामी हैं, अगर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनानी है तो बना क्यों नहीं रहे हैं साहब? सिटकुल जैसे बड़े प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया है। इसी ऋषिकेश में एम्स अगर किसी ने खोला तो कांग्रेस की देन थी। सुशीला तिवारी जैसा अस्पताल जो कुमाऊं के लिए जो है संजीवनी का काम करता है, वो कांग्रेस की देन है। इसी बेस अस्पताल की अगर आप बात करेंगे, ये कांग्रेस की देन है। जितनी मर्जी हो, जैसी मर्जी हो, उस तरह का खनन कर रहे हैं और बैकडोर से पैसा अपने पास ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा तो आपको केंद्र भेजना है ताकि आपकी कुर्सी बची रहे। इस सरकार की उपलब्धि ये रही है कि भारत में उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें पुलिस के संरक्षण में जो है दारू बेची जा रही है। ये है इस सरकार की उपलब्धि। सीबीआई जांच कब होती है साहब? जब राज्य की संस्थाओं पर भरोसा नहीं रहता है, तब केंद्र की संस्थाओं को बुलाया जाता है, तब सीबीआई जांच होती है। लेकिन इसको भी उपलब्धि बता दे रहे हैं। एक तरह से उत्तराखंड में बहुत सारे मामले लव जिहाद के, थूक जिहाद के, इस तरह के मामले आ रहे हैं। अगर उसके खिलाफ सरकार कोई सख्त कानून ला रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये मुख्यमंत्री का आरोप है। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था कि अब कोई भी कहीं पर नीली चादर, पीली चादर, लाल चादर, हरी चादर कोई भी डाल दे रहा है, तो उनके खिलाफ अगर हम कार्यवाही कर रहे हैं तो इस पर भी कांग्रेस को आपत्ति। मनुस्मृति किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। मनुस्मृति मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति जैन या बौद्ध के खिलाफ नहीं है। मनुस्मृति हिंदू धर्म के अंदर ही जो हमारी दलित जातियां हैं उनके खिलाफ है। अब वो उस मनुस्मृति को लागू करने में लगे हुए। आज ठेकेदार रो रहे हैं साहब, भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार रो रहे हैं। हमसे फोन करके कहते हो कि थोड़ा इस पर बात उठाइए। हमें तो भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदारों की भी लड़ाई लड़नी है। किसको मिल रहा है स्वास्थ्य? आज नवजात शिशु जो है जन्म लेने से पहले इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। किसी तरह से जन्म ले भी ले तो माँ सुरक्षित है नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पीटीएस टीवी के स्पेशल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस में युवा प्रखर आवाज और जिला कांग्रेस पिथौरागढ़ के जिला महामंत्री चंचल बोरा। इन 25 सालों को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आपकी भी सरकार रही है और भाजपा की भी सरकार रही है। संक्षिप्त में एक ओवरव्यू हम आपसे चाहते हैं। प्रदीप जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं संपूर्ण उत्तराखंड के निवासियों को 25 वर्ष पूर्ण होने पर जो रजत जयंती मनाई जा रही है उसके लिए बधाइयाँ देता हूँ जी। और जो आप कह रहे हैं कि इन 25 सालों में आप इस रजत जयंती को या उत्तराखंड को कहाँ पर पाते हैं, किसी भी राज्य को बनने के लिए उसकी अवधारणा को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इस राज्य के गठन की भूमिका जो है वो आज़ादी के बाद ही अलग पर्वतीय राज्य या हिमालयी राज्य को लेकर सबसे पहले सीपीआई के नेता, वामपंथी नेता पीएन जोशी जी ने इसकी मांग उठाई थी। और उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे सम्मेलनों के माध्यम से हर बार मांग उठती रही, पृथक हिमालयी राज्य चाहिए। लेकिन 70 के दशक में उत्तराखंड क्रांति दल के गठन के बाद इस राज्य को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष बहुत तीव्रता से बढ़ा, तो उसी संघर्ष का परिणाम रहा। इसमें तमाम जो स्टूडेंट लीडर थे वो तमाम लोग उस आंदोलन में कूदे और नशा मुक्ति का भी आंदोलन साथ में चल रहा था और आरक्षण को लेकर भी एक बड़ा आंदोलन साथ में चला। इन संयुक्त आंदोलनों ने एक संयुक्त रूप लेकर एक पृथक राज्य की अवधारणा को धरातल पर उतारा। इस राज्य को बनाने का मूलभूत उद्देश्य ये था कि जो हमारे पर्वतीय जिले हैं उन जिलों में विकास की अवधारणा या विकास जो है धरातल तक पहुँचे। राज्य गठन के बाद ज़रूर पहले के 1.5 साल जो रहा वो भारतीय जनता पार्टी रही और पहले जब निर्वाचित सरकार बनी कांग्रेस की रही, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर भाजपा। इन 25 सालों का अगर आप इतिहास देखेंगे, जब कांग्रेस सत्ता में आई 2002 में, जब कांग्रेस सत्ता में आई, उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी कि एक छोटा सा राज्य है, हिमालयी राज्य है और पर्वतीय राज्य है और वहाँ आधारभूत संरचनाओं को सबसे पहले विकसित करना बहुत ज़रूरी था। इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना ज़रूरी था और कांग्रेस ने अपने उन 5 सालों के कार्यकाल में हमारे जो मुख्यमंत्री थे उसमें नारायण दत्त तिवारी, अगर आज भी अगर आप देखते हैं पूरे प्रदेश के भीतर देखते हैं, जहाँ पर भी आप देखेंगे आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है वो नारायण दत्त तिवारी जी की ही देन रही है। और जब आपका प्राथमिक स्तर मजबूत होगा तभी आप सेकेंडरी सेक्टर पर जा सकते हैं और तभी आप
तृतीय सेक्टर पर जा सकते हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये थी कि प्राथमिक सेक्टर मजबूत हो और जो निवेशक थे, जो बाहर से निवेशकों को बुलाया गया था, उसकी तरह से सिडकुल को आप देख सकते हैं। तो कांग्रेस ने आधारभूत संरचना पर काम करने का काम किया। उसके बाद दूसरी पार्टी की सरकार आई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति से हटकर हमको अपना इन 25 सालों का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। रजत जयंती हम जरूर मना रहे हैं, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि इन 25 सालों में हमसे क्या कमियां रही हैं, भले वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या यूकेडी हो। क्योंकि पहले के 3 टर्म जो रहे हैं उसमें यूकेडी और बसपा भी किसी न किसी रूप में सरकार में शामिल रही है। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि आज 25 साल के बाद हमको सिर्फ हर्षोल्लास मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं। इस राज्य का निर्माण, अगर मैं आपको कहूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर इस राज्य के निर्माण की लड़ाई लड़ी गई थी। आज भी उसी शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार पर आज हम बहस कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए उपलब्धि नहीं हो सकती है। सदन में हरीश धामी जी ने भी एक स्टेटमेंट उठाया। उन्होंने कहा कि इन 25 ईयर्स में और 25 सालों में अगर किसी का विकास हुआ है तो वो सिर्फ नेताओं का हुआ है। जी, इस वाली स्टेटमेंट को क्या आप सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सर, अगर आप देखेंगे, क्योंकि हम लोग लड़ने और भिड़ने वाले लोग हैं, हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। और जिस पृष्ठभूमि से मैं आया हूँ, मैं आयसा छात्र राजनीति का एक पूरा दशक मैं आयसा के छात्र संगठन के साथ रहा। कुछ समय मैंने CPI-ML में भी काम किया। हम लोगों को विधायक बन जाने भर से या ब्लॉक प्रमुख बन जाने भर से या जिला पंचायत अध्यक्ष या सदस्य बन जाने भर से अगर क्षेत्र का विकास हो जाता है तो तब तो ठीक है। लेकिन आज के दौर में जो हरीश धामी जी का भी आपका स्टेटमेंट था, भुवन कापड़ी जी का जो स्टेटमेंट था, हम आज के दौर में भी उसी बात पर बहस कर रहे हैं। मैं बार बार आपसे वही कह रहा हूँ, इस राज्य की अवधारणा ही जो था शिक्षा, रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य को लेकर था, आज भी हम उसी बात पर बहस कर रहे हैं। तो एक बड़ी नाकामी हम लोगों को देखनी पड़ेगी। और मैं भले ही कांग्रेस पार्टी से हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को अपने गिरबान में ढांकने की ज़रूरत है कि आखिर कमियां कहाँ रह गई हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक है नेताओं का विकास, वाकई में जब अगर आप देखेंगे, जब राज्य बना था उस समय हमारे पास 21 या 22 विधायक थे, बाकी विधान परिषद के सदस्य थे। लगभग 32 या 31 के आसपास हमारे पास उस समय अंतरिम सरकार इस उत्तराखंड में चली थी। और आज जब 71 एक नामित सदस्य था तो उनको तो हटा दिया। 70 अगर विधायक इस प्रदेश के भीतर हैं और वो 70 विधायक अपने क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो इस राज्य ने बनाया क्या? इस राज्य ने सिर्फ नेता बनाए हैं। अभी सुरेश जोशी जी से भी हमने सवाल पूछा कि 25 साल तो हो गए हैं, लेकिन स्थायी राजधानी आज तक हमारे पास नहीं है। गैरसैंण को लेकर के हमने उनसे सवाल पूछा था, तो उनका जो इशारा ये था कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर पहली बार सरकार चुनकर आई थी कांग्रेस की, उनकी जिम्मेदारी थी उसकी जो है नींव डालना। देखिए प्रदीप जी, मैंने आपसे पहले कहा कि आज रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हम अपना मूल्यांकन कर रहे हैं। और मेरी उम्र 35 साल है। इस राज्य के गठन को हुए 25 साल हो चुके हैं। और सुरेश जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। और मेरी उम्र अगर मैं लगाऊं तो 35 साल से ज़्यादा उनका राजनीतिक अनुभव है। तो उन्होंने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि रजत जयंती समारोह पर अपना मूल्यांकन करने और राज्य की कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जो गलतियां हुई उस पर विचार विमर्श होना चाहिए थी। अब जब उन्होंने आरोप लगाई दिया है तो जाहिर सी बात है उनके आरोपों का जवाब देना भी हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं, नवंबर 1992 में मुलायम सिंह जी की सरकार थी और मुलायम सिंह जी ने इस राज्य के गठन के लिए उस दौर में भी जो था स्थायी राजधानी को लेकर ही विचार विमर्श हो रहा था। रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और जब रमाशंकर कौशिक ने उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसने कहा कि जो ये 8 पर्वतीय जिले हैं, 8 पर्वतीय जिले हैं उस समय के जो थे, उन 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर जो केंद्र बिंदु बनता है वो गैरसैंण बनता है और गैरसैंण ही स्थायी राजधानी होनी चाहिए। अच्छा, जब 9 नवंबर 2000 को राज्य गठित हुआ, भाजपा की अंतरिम सरकार बनी, लगभग 1.5 साल के लगभग वो सरकार चली, जिसमें नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री थे। तो पहला आरोप तो ये निराधार हो जाता है कि पहली ही सरकार जो है वो कांग्रेस की बनी। उस पर भी मैं आऊँगा अभी। तब एक आयोग इसी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया जिसको दीक्षित आयोग के नाम से जाना जाता है। उस दीक्षित आयोग ने 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आप ध्यान से सुनिएगा, 2008 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसने कहा कि गैरसैंण
या ऋषिकेश ये स्थायी राजधानी के, या कर्णप्रयाग ये स्थायी राजधानी के लिए उचित स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि देहरादून ही स्थायी राजधानी होनी चाहिए। उस समिति को बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। 2008 में अगर आप देखेंगे फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो यानी कि दीक्षित आयोग को बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, और रिपोर्ट जब प्रस्तुत हुई उस समय भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी की कभी मंशा ही नहीं थी कि गैरसैंण राजधानी हो। फिर मैंने आपके ही इंटरव्यू में सुना 1.5 साल नित्यानंद स्वामी आपके मुख्यमंत्री बने, फिर भगत सिंह कोश्यारी जी मुख्यमंत्री बने। इसी पहाड़ से आते हैं नित्यानंद स्वामी का तो मूल अगर आप देखेंगे तो हरियाणा से ज़्यादा उनका टच रहा है। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी जी ने क्यों नहीं भैया गैरसैंण को राजधानी बनाया? 2002 में हमारी सरकार जरूर आई, निर्वाचित पहली सरकार हमारी थी, लेकिन हमारे लिए पहली प्राथमिकता क्या थी? हमारे लिए पहली प्राथमिकता ये थी कि इस राज्य के जो विकास होना है उसके लिए मूलभूत जो संसाधन है उन संसाधनों को इकट्ठा करना। सिडकुल जैसा हमने इस कांग्रेस सरकार ने सिडकुल जैसी योजना को धरातल पर उतारने का काम किया। आज भी तमाम युवा जो है बाहर नौकरी न करके सिडकुल में नौकरी कर रहे हैं। तो हमारी तो ये थी। अब 2012 में जब हम दोबारा सरकार में आए तो उसी गैरसैंण में, मैं आपको बता दूं, हालांकि उसमें विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे, उसी गैरसैंण में विधानसभा भवन की नींव किसने रखी? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए किसी को चलाने के लिए, उस कांग्रेस ने रखी। आज जोशी जी ये कहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया। 2008 से 2012 का समय तो आपके पास था, आपने क्यों नहीं किया? तो राजधानी बनाने वाले मामले में तो केंद्र की जरूरत नहीं है ना साहब। राजधानी बनाने में तो राज्य की सरकार की अहम भूमिका है। किसी नए राज्य के गठन के लिए केंद्र की भूमिका है और उस राज्य की भूमिका है, और उस राज्य की भूमिका जिससे उसको पृथक करना है। लेकिन राजधानी का मामला तो केंद्र से कोई मामला ही नहीं बढ़ता है। 2008 से 2007 से 2012 के बीच में आपने क्यों नहीं बनाया? ठीक, आप कह रहे हैं केंद्र में हमारी सरकार नहीं, आपकी बात मान लेते हैं, केंद्र में आपकी सरकार नहीं थी। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो पहली विधानसभा भवन की नींव किसने रखी? गैरसैंण में कांग्रेस ने रखी। और 2014 में जब 2012 से 14 के बीच में देखेंगे तो पहला सत्र वहां जो हुआ वो टेंट में हुआ, और उसके बाद वहां आपका विधानसभा भवन रखा गया। तो हमारी मंशा तो गैरसैंण को राजधानी बनाने की थी। उसके बाद जब हरीश रावत जी की सरकार आई, और सरकार आने के बाद भी हम लगातार वहां सत्र आयोजित किए, लेकिन 2017 में सरकार जाने से पहले, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर जवाब दें तो वो जवाब भी दे सकते हैं। 2017 से पहले जब हरीश रावत की सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा था, 50 करोड़ रुपया गैरसैंण में सचिवालय भवन के लिए आवंटित करके गए थे रावत जी। तो उस 50 करोड़ रुपए में क्या उस गैरसैंण में आपका सचिवालय बना? ये एक बड़ा सवाल है। 2017 से 2025 साहब खत्म होने को है। इन 10 साल 2000 अब देख लीजिए 17 से अगर 27 तक जाएंगे तो 10 साल पूरा है। केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों में भी आपकी सरकार है। आज ऐसा क्या हो गया कि आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी नहीं बना पा रहे हैं? हाँ, आपने जरूर एक ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा जरूर कर दी, और वहां जाकर आपने सिर्फ टहलने का काम आप लोग वहां कर रहे हैं, और करोड़ों करोड़ों रुपया भाई साहब एक सत्र आयोजित करने में वहां पर खर्च हो रहा है। अगर आज केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आपके धाकड़ धामी हैं, आपके स्मार्ट धामी हैं, अगर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनानी है तो बना क्यों नहीं रहे हैं साहब? भाजपा के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके कार्यकाल में ज़्यादा विकास हुआ है। चाहे अगर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बात करें, हवाई सेवा शुरू करने की बात कर रहे हैं, या ऑल वेदर सड़क को लेकर के यूसीसी है और नकल विरोधी कानून है। देखिए सर, मैं आपको सीधा सीधा कह दूं, 2000 से लेकर 2002 तक, 9 नवंबर 2000 से फरवरी 2002 तक भारतीय जनता पार्टी के 2 मुख्यमंत्री। 2007 से 2012 तक भारतीय जनता पार्टी के कितने मुख्यमंत्री साहब? 2 मुख्यमंत्री, 3 कह सकते हैं आप, बाद में फिर उन्हीं को रिपीट कर दिया, 3 मुख्यमंत्री। अच्छा, 2017 से लेकर 2025 तक भारतीय जनता पार्टी के कितने मुख्यमंत्री साहब? इन्होंने इस राज्य में रोजगार देने का काम नहीं किया, इन्होंने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाकर उनको तमाम सुविधाएं देने का काम किया है। तो आप खुद समझ सकते हैं इसको। और अगर इस पूरे, मैं 2027 तक जाता हूं क्योंकि अब फरवरी 2026 में इनको 4 साल पूरे हो जाने हैं। अंतिम साल जो होता है वो
चुनाव का रहता है और अपनी उपलब्धियां गिनाने का रहता है। उसमें तो काम कुछ होना नहीं है, क्योंकि 4 साल में जब कुछ काम नहीं हुआ तो फिर क्या होना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पुराने ये 10 साल आप लगा लीजिए 2027 तक के लिए, उससे पहले के 2008 से 2007 से 12 तक का वो साल लगा लीजिए, 15 साल, और 1.5-2 साल पहले का लगा लीजिए, तो लगभग 16 से 16.5 साल तक वो भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है। मैं आपके ही इंटरव्यू में ये सुन रहा था कि केंद्र से 2004 से लेकर 2014 के बीच में केंद्र से कोई भी ऐसी बड़ी योजना उत्तराखंड में नहीं आई। एक बड़ा आरोप जोशी जी ने लगाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं आपके पीछे एक और चीज़ लाया हूँ, फिर उस पर भी आऊँगा, अगर आप दिखा सकते हैं, ये दृष्टि पत्र 2022, मैंने 2017 का भी है साहब, मेरे पास 2018 से 2012 का भी है। ये भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि पत्र है, यानी कि घोषणा पत्र है। इन घोषणा पत्र में अगर टोटल पेज अगर मैं बताऊं आपको तो 54 पेज है। इन 54 पेजों में से मैं ये खुलेआम चुनौती दे रहा हूं, एक पेज में भी जो इनकी घोषणाएं हैं वो धरातल पर 100% उतरी हों। अच्छा, तो आप सिर्फ, और आप हैं तो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वास्तव में आपकी मंशा और आपके कामों को देखकर लगता है कि आप भारतीय जुमला पार्टी हैं। और रही बात हमारे लिए, आज ये हमारी योजनाओं को अपनी योजनाएं बताते हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूं सिटकुल जैसी, बार बार आपको सिटकुल इसलिए ले जा रहा हूं ताकि इस सरकार की आंखें और कान खुले। सिटकुल जैसे बड़े प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया है। और जो आप एक और बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज, इसी घोषणा पत्र में है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। ये 2017 के घोषणा पत्र में भी था, इनके 2022 के घोषणा पत्र में भी था। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, इसी ऋषिकेश में एम्स अगर किसी ने खोला तो कांग्रेस की देन थी। सुशीला तिवारी जैसा अस्पताल जो कुमाऊं के लिए जो है संजीवनी का काम करता है, वो कांग्रेस की देन है। इसी बेस अस्पताल की अगर आप बात करेंगे, ये कांग्रेस की देन है। तो तमाम जिलों में क्या आपको लगता है बागेश्वर में, उत्तरकाशी में, टिहरी गढ़वाल में, चंपावत में क्या मेडिकल कॉलेज इन 10 सालों में खुला? अल्मोड़ा में उस मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? कांग्रेस सरकार की देन थी। इसी पिथौरागढ़ में इस मेडिकल कॉलेज को लेकर हमारे स्थानीय विधायक जी धरने पर बैठे, ये किसकी देन है? आज जरूर उनके कार्यकाल में पूरा हो रहा है, तो वो अपनी उपलब्धि फीता काटने वो जरूर आ रहे हैं। इनकी मनसा काम करने की नहीं है साहब। आज भी इन 10 सालों में अगर मैं अपने डीडी हार्ट की बात करूं, उस डीडी हार्ट में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन के लिए हमको धरने पर बैठना पड़ता है। आज भी इस राज्य की हालत ये है, 34 दिनों से चौखुटिया में आप देख रहे होंगे लोग सड़कों पर हैं स्वास्थ्य सुविधाओं की बहाली को लेकर। तो ये कौन सी रजत जयंती मनाने की बात कर रहे हैं? क्या अपना मूल्यांकन इस रजत जयंती के माध्यम से इस सरकार को नहीं करना चाहिए? ये सरकार कौन है? इस सरकार ने जरूर काम किया है। इस सरकार ने खनन में काम किया है। इस सरकार ने नदी नालों को बेतहास जो है खनन करने का काम किया है। ये खनन रूपी सरकार है। अगर मैं कहूं कि फलानी जगह पर अस्पताल में डॉक्टर नहीं, ये सरकार डॉक्टर नहीं देगी, लेकिन मैं अगर इनसे कहूं कि फलानी जगह पर जनसंख्या बहुत है, दारू की दुकान खोलनी, तो ये सरकार दूसरे दिन ही दारू की दुकान खोलने के लिए तैयार है साहब। इस सरकार ने न शिक्षा पे कहा, आज प्राथमिक विद्यालय बंद होने की कगार पर है। आप लगा लीजिए एक आंकड़ा, आप आरटीआई के माध्यम से मांगिए प्रदीप जी, 2017 से 2025 के बीच कितने प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए। आज एक नई योजना ला रहे थे बीच में, वो तो लोगों ने विरोध किया, लेकिन वो फिर इसको धरातल पर उतारेंगे, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। मगर खनन के आरोप तो जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, और शराब को लेकर के भी आपने जिक्र किया, तो शराब को लेकर के और खनन को जो है लेकर उस वक्त भी जो सरकारों पर बहुत सारे आरोप थे लगे हुए। बिल्कुल, खनन को लेकर एक नीति थी। देखिए, खनन से राजस्व आता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज आप जाओ सचिवालय, आज जाओ आप सीएम साहब के पास, एक फाइल ले जाओ, सीधे आपको पैसे देने हो रहे। भ्रष्टाचार 2017 से 2025 की ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त सबसे बड़ी सरकार होगी। अगर इसका इतिहास में मूल्यांकन किया जाएगा तो मैं आपको बता देता हूं। तो आज का खनन और तब के खनन में अंतर था साहब। खनन से राजस्व बढ़ता है हम जानते हैं, लेकिन खनन से राजस्व बढ़ाने के तरीके भी होते हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप जितनी मर्जी हो, जैसी मर्जी हो, उस तरह का खनन कर रहे हैं और बैकडोर से पैसा अपने पास ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा तो आपको केंद्र भेजना है ताकि आपकी कुर्सी बची रहे। रही बात शराब की, अब मैं आपको बताता हूं साहब, सुनिए। 2017 से पहले इसी पिथौरागढ़ मुख्यालय में शराब की कितनी दुकानें थी? 2017 से पहले मेरे देखिए 2 शराब की दुकानें होती थी। आज देखिए हर तिराहा पर
ऐचोली से आप प्रवेश करेंगे ऐचोली में, बिड़ से आप प्रवेश करेंगे झाखनी में, आप रई से आप प्रवेश करेंगे ऊपर आपका यहाँ पर, और यहाँ आपके स्टेशन के आसपास चंडाक से ऊपर प्रवेश करेंगे आपका ऊपर लाशघर के पास शराब। कितनी शराब की दुकानें खोल दी हैं साहब आपने। यहाँ तक कि ग्रामीण अंचल में भी लोगों को शराब तक पहुंचाई जा रही, पीपली में तक आपने शराब की दुकानें खोल दी, लोग विरोध कर रहे हैं। अब मैं आपके शराब की बात आ गई, बहुत धार्मिक पृष्ठभूमि वाली ये सरकार है ना, हिंदू धर्म को लेकर बड़े बड़े सहनशील ये सरकार है। ऋषिकेश मुनि की रेती में क्या हो रहा है साहब, लोग धरने पर बैठे हुए हैं। और मैं आपको उपलब्धि बताता हूं इस 25 सालों में इस सरकार की उपलब्धि ये रही है कि भारत में उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें पुलिस के संरक्षण में जो है दारू बेची जा रही है। यह है इस सरकार की उपलब्धि। ये आरोप हम पर लगा रहे हैं। तो ये है भाजपा का दृष्टिपत्र, युवा, रोजगार और खेल। उत्तराखंड में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए भाजपा सरकार मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना प्रारंभ करेगी, जिसके अंतर्गत इच्छुक बेरोजगार युवाओं को 1 वर्ष तक 3,000 रुपया प्रति माह तक की राशि दी जाएगी। किस बेरोजगार को मिली साहब? ये इनका दृष्टिपत्र है। और एक और चीज देखिए, हमारे डीडीहाट के साथ या पिथौरागढ़ के साथ कैसा बर्ताव ये सरकार करती है, मैं आपको बता दूं। इसमें एक मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत करेगी भाजपा सरकार। भाषा और संस्कृति में इनका है, मानसखंड मंदिर माला की शुरुआत करेगी। इसमें कहाँ, ये कुमाऊं के लिए है। इसमें 16 मंदिर शामिल हैं, लेकिन पिथौरागढ़ जनपद में जिसकी हमारी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है ध्वज मंदिर, वो इस मानसखंड मंदिर माला में क्यों नहीं शामिल किया गया? सिराकोट मंदिर को क्यों नहीं शामिल किया गया? हमारी न्याय की देवी कोटगाड़ी देवी को क्यों नहीं शामिल किया गया? वोट तो इनको हर क्षेत्र से चाहिए साहब, लेकिन हमारे साथ इस तरह का विश्वासघात क्यों किया जा रहा है? यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त बेरोजगारों के लिए क्या कुछ किया गया? उस समय बेरोजगारी भत्ता मिलता था साहब, जब केंद्र में भी सरकार थी 1,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलता था। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपको बात कहूं, जब हरीश रावत जी सत्ता पर बैठे थे, समूह गौ को लेकर उन्होंने बच्चों से 1 रुपया भी जो है फॉर्म भरने का नहीं लिया था। आज क्या हो रहा है? आज आप बात कर रहे थे नकल विरोधी कानून की। उस नकल विरोधी कानून को लेकर आपको पता है इन्हीं सड़कों पर हमने लाठियां खाई हैं, देहरादून तक हमने लाठियां खाई हैं। और ये सरकार जब नकल विरोधी कानून लाई, उस समय भी हमने सवाल किया था ये नकल विरोधी कानून काम का नहीं है, लेकिन ये सरकार वाहवाही बटोर रही थी। हर गली हर मोहल्ले में इनके भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा और एबीपी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े लेकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने निकले थे। और आज क्या हुआ साहब? आज फिर पटवारी पेपर लीक हुआ। पहले ये सरकार मानने को तैयार नहीं कि पटवारी पेपर लीक हुआ है, अपने अपने तर्क दे रहे थे। और जब हमने सारे सबूत बेरोजगार संघ, क्योंकि मैं बेरोजगार संघ में भी रहा हूं, बेरोजगार संघ ने तमाम जब सबूत दिए, तब ये सरकार मानी कि हाँ भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमने तब सीबीआई जांच की मांग की, तभी सीबीआई की जांच हो चुकी होती तो आज तक सारी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से होती। आज फिर ये सरकार वाहवाही बटोरी कि हम जो है सीबीआई जांच करा रहे हैं। सीबीआई जांच कब होती है साहब? जब राज्य की संस्थाओं पर भरोसा नहीं रहता है, तब केंद्र की संस्थाओं को बुलाया जाता है, तब सीबीआई जांच होती है। लेकिन इसको भी उपलब्धि बता दे रहे हैं। बताइए जी, आप ही पत्रकार हैं, आप 2 दिन अगर सरकार के खिलाफ कोई ऐसी खबर चला दे जो सरकार की भावनाएं आहत हो जाएं या सरकार की जो है छवि धूमिल हो जाए। आप राहुल कोटियाल को जानते हैं? जानता हूं। अब बताइए, उसको नक्सली की कोशिश, जो इस सरकार की प्रशंसा करेगा पत्रकार, वो इनका चहेता होगा। लेकिन जब उसी सरकार की आलोचना करने पर उतरेंगे कोई पत्रकार, तो उनको नक्सली घोषित कर देंगे, उनको चीन समर्थक घोषित कर देंगे। तो ये किस ओर देश जा रहा है? और 1,001 करोड़ रुपया माननीय सीएम साहब ने अपनी ब्रांडिंग विज्ञापनों में खर्च किया है। वही सवाल तो उन्होंने उठाया। 1,001 करोड़ रुपया यहाँ होता है साहब, कहीं बुनियादी सुविधाएं, किसी ब्लॉक में कुछ बुनियादी सुविधाएं आप मुहैया करा देते तो आपका गुणगान नहीं होता क्या? तो क्या लगता है कि जैसे आगामी 2027 में जो चुनाव होंगे, तो जैसे अभी यहाँ पर पेपर लीक का मामला है, या फिर जो भ्रष्टाचार का मामला आपने उठाया, या फिर विज्ञापनों में इतने खर्चे का भी इशू अभी उठा था, अगले 2027 में सरकार को इसका कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है? नुकसान तो जनता का हो रहा है। रजत जयंती समारोह 25 सालों में अगर सरकार को अक्ल होती तो सरकार अपने और इन 25 सालों में जिनकी भी सरकारें रही हैं मिलकर ये काम करना चाहिए था कि उनका मूल्यांकन होना चाहिए था, कहाँ हमसे कमियां रह चुकी हैं। आज भी आप अपना गुणगान करने में लगे रहे। आज रजत जयंती समारोह मना रहे हैं, आप एक कॉमेडी शो के लोगों को बुला रहे हैं और वहाँ अपना गुणगान करा रहे हैं। बताइए आज क्या होना चाहिए था? आज अपना मूल्यांकन होना चाहिए था। जब हम परीक्षा देते हैं तो परीक्षा देने के बाद हमारे नंबर ज़्यादा आए तो हम सोचते हैं कि और ज़्यादा आए, तो वहाँ हम अपना मूल्यांकन करते हैं कि हम कहाँ कमी रहेगी। इन 25 सालों में हमको ये बहुत ज़रूरी है सरकार को कि अपना मूल्यांकन करना चाहिए सरकार को कि कहाँ कमी रहेगी, किस सेक्टर में हमसे कमी रहेगी, कैसे उत्तराखंड
कि जो मूल अवधारणा है उस अवधारणा में हम कहाँ पीछे रह गए, विकास को कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सके, बुनियादी सुविधाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सके, इस पर एक रोड मैप तैयार करने की बात होनी चाहिए संयुक्त रूप से। अब जहां तक बात 27 की है, जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं, देखिए ये पहली बार है कि कोई सरकार उत्तराखंड में रिपीट हुई है। और रिपीट होने का कारण भी जो वो हम पर लगा रहे हैं तुष्टीकरण की नीति, हम तो संवैधानिक मूल्यों पर रहते हुए अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। हम संवैधानिक मूल्यों पर रहते हुए हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? भारतीय जनता, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अब चुनाव नजदीक आने को 2026 से आप देख लीजिए कि ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है। ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही होगी। इसी नकल जब यह हुआ, यही मुख्यमंत्री ने क्या नाम कह दिया? नकल जिहाद का जिक्र। तो किस तरह से लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, आज के यूथ को किस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है? अगर आज पूरे पिथौरागढ़ के परिदृश्य में या पूरे प्रदेश के परिदृश्य में देखेंगे तो कहीं ना कहीं शांतवादियों का कहे जाने वाला ये उत्तराखंड, यहाँ पर भी धार्मिक उन्माद फैलाने की कार्य ये सरकार कर रही है, ये सरकार के लोग कर रहे हैं। और रही बात महिला सुरक्षा की, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि महिला सुरक्षा, जोशी जी आए, जोशी जी गोल गोल जलेबी की तरह बात घुमा रहे थे। वो महिला सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो यही सरकार थी जो 2014 में कहती थी बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार फलानी सरकार। और 2017 से लेकर 2025 के बीच में इस प्रदेश के भीतर अगर आप देखेंगे, महिला उत्पीड़न के मामले जितने भी आए उसमें से 80% मामलों में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भले वो युवा मोर्चा के हों, भले ही वो एबीपी के हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के हों, किसी न किसी रूप में संलिप्त दिखाई पड़ते हैं। अब जब सरकार के लोग ही इस तरह के उत्पीड़न के मामले में शामिल होंगे तो राज्य के अन्य लोगों को क्या संदेश जाएगा? तो क्या महिला अपराध रुकने बंद हो गए? महिला अपराध बढ़े और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उसमें संलिप्त थे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में बहुत सारे मामले लव जिहाद के, थूक जिहाद के, इस तरह के मामले आ रहे हैं, अगर उसके खिलाफ सरकार कोई सख्त कानून ला रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये मुख्यमंत्री का आरोप है। देखिए, हमारे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि आप जब यूसीसी लाए ना साहब, आप यूसीसी इसलिए लाए ना, आपकी मंशा क्या थी यूसीसी लाने को? एक धर्म विशेष को टारगेट करना था। आप ले तो आ गए, ठीक है, अच्छी बात है, आप यूसीसी ले तो आ गए। तो मैं आ रहा हूं, सुरक्षा के लिए। किस महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं? जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बलात्कार के मामले में जिम्मेदार हैं, उनके नेता के बेटे ही जिम्मेदार हैं, आप उसलिए यूसीसी ले आए। मैं यूसीसी के फायदे आपको गिनाता हूं साहब, ठीक है ना। अब यूसीसी ले आए, यूसीसी से हुआ क्या? आपकी जो पहाड़ की संस्कृति है, पहाड़ की जो संस्कृति है, उस संस्कृति पर सबसे बड़ा कठोराघात था यूसीसी। 18 साल में बच्चा 12th पास आउट होता है, उसके बाद माँ बाप जो है बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजते हैं, ठीक है, बाहर भेजते हैं 20-21 साल की उम्र में। आप 21 साल की उम्र में आप ये कह दे रहे हैं कि आपको लिविंग रिलेशनशिप में रहना यूसीसी के तहत मान्य है, फिर आप बाद में उसको नकार भी सकते हैं। तो इस तरह के मामलों में मैं देहरादून, या मैं अभी याद नहीं आ रहा, जब जनवरी के आसपास या दिसंबर के आसपास एक खबर छपी थी कि भैया यूसीसी के तहत दो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे कपल, और उन जब रह रहे हैं तो एक बच्चा भी पैदा उनसे हो गया और बच्चे को वो छोड़कर चल दिए। तो ये पहाड़ की संस्कृति पर कितना बड़ा कठोराघात है। आप किसी धर्म विशेष को टारगेट कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या? पहाड़ की संस्कृति को आपने कठोराघात किया है। आप उन बच्चों को उस तरह धकेल रहे हैं कि आपको रहने की आज़ादी है। लेकिन इसमें जो आपका लिव इन का है, लेकिन सरकार का उसमें ये तर्क है कि जितने भी लोग यहाँ पर लिव इन में छुप करके रहते हैं तो छुप करके न रहा जाए, उसका एक रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे हमारे देश में आए हैं, उत्तराखंड में भी आए हैं कि लिव इन में जो लोग रह रहे थे और बाद में कई अपराध हुए, हत्याएं हुई, अगर माना रजिस्ट्रेशन रोका तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो गई, ये उनका तर्क है। जिसकी मानसिकता ही जो है आरोप मैं कहूँ कि मतलब कि गलत करने की होगी, वो लिविंग रिलेशनशिप में यूसीसी के तहत रजिस्ट्रेशन ही क्यों कराएगा? वो फंसने के लिए कराएगा। ये सरकार तर्क नहीं कुतर्क दे रही है। अगर माना सभी के लिए जो है कानून एक समान हो जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई दिक्कत नहीं है साहब,
हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभी के लिए कानून एक होने की प्रक्रिया के तहत आप पहाड़ और पहाड़ियत की संस्कृति को, उत्तराखंड की संस्कृति को अगर कठोराघात करेंगे तो सवाल तो होंगे ना। हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए सबके लिए समान नागरिक संहिता, आपने बनाया ठीक है, लेकिन उससे पहाड़ की संस्कृति भी तो धूमिल हो रही है, उस पर भी तो सवाल सरकार को देना चाहिए। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था कि कोई भी कहीं पर नीली चादर, पीली चादर, लाल चादर, हरी चादर कोई भी डाल दे रहा है, तो उनके खिलाफ अगर हम कार्यवाही कर रहे हैं तो इस पर भी कांग्रेस को आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है, कहीं कोई आपत्ति नहीं, ये सिर्फ दिमागी ख्याल है सीएम साहब का, क्योंकि उनके दिमाग में भारतीय जनता पार्टी के ख्याल में ही वही बैठा है, क्योंकि उनको तो संवैधानिक मूल्यों को लागू करना ही नहीं है, उन्होंने तो मनुस्मृति को लागू करना है। और मनुस्मृति, अगर मैं आपको बात करूं, मनुस्मृति किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति जैन या बौद्ध के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति हिंदू धर्म के अंदर ही जो हमारी दलित जातियां हैं उनके खिलाफ है। अब वो उस मनुस्मृति को लागू करने में लगे हुए हैं, वो चाहते हैं कि ये संवैधानिक मूल्यों को हटाया जाए और मनुस्मृति लागू हो जाए, लेकिन ये कितने भी आ जाए, ये पूरे प्रदेश, पूरे राज्यों में आ जाएं, ये केंद्र में कितने भी आ जाएं, लेकिन हम मनुस्मृति को लागू नहीं करने देंगे साहब। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम तो भिड़ने वाले लोग हैं, क्योंकि लड़ाई अगर संसद में अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो सड़कों पर हम लड़ना जानते हैं, और सड़कों पर लड़कर ही ये प्रदेश और ये राष्ट्र लिया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अभी किस तरह का माहौल है, अब सब कुछ ठीक हो गया है क्या? हमेशा से ठीक था साहब, जो अभी बीच में अंतरकलह है या कोई अंतरकलह नहीं। जहाँ लोकतंत्र, देखिए हम लोकतांत्रिक मूल्यों को जानने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को धरातल पर उतारने वाले लोग हैं। इस लड़ाई, इस प्रदेश की लड़ाई ही लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर हुई है। जब हमें अपने अधिकार नहीं मिले तभी इन अंग्रेजों के खिलाफ हमने आवाज़ बुलंद की थी, इस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, और तमाम अन्य लोग भी थे। तो लोकतांत्रिक मूल्य जहाँ होंगे वहाँ वाद और विवाद होगा, वहाँ तर्क होंगे, वहाँ मेरा रास्ता सही है, आपका रास्ता सही है, उन रास्तों पर विचार विमर्श होगा। और कांग्रेस के भीतर यही है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या है, ऊपर से एक आदेश आ गया, नागपुर से एक आदेश आ गया, उसी आदेश को नागपुर से लेकर दिल्ली से लेकर धारचूला मुनस्यारी के अंतिम छोर पर उस व्यक्ति को पालन करना है जो आरएसएस का डंडा पकड़े हुए है और सोचता है कि उसने आज़ादी, इसी से जो है हम सब कुछ बदल देंगे। पूरे प्रदेश के भीतर मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, इस देश के भीतर जब स्वतंत्रता आंदोलन से पहले इस आरएसएस के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुखबरी करने का काम किया है। यही वही आरएसएस है जिसने 51-52 सालों तक नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। आज ये हमको तिरंगा झंडे का पाठ पढ़ाते हैं, 3 रंग होने के अशुभ बताते थे ये लोग, ये आज हमको बताते हैं। ये वही आरएसएस है, ये वही आरएसएस है जो कहता था कि स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। आज उसी आरएसएस का मुखिया, बनाया हुआ मुखिया इस देश का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आज वो सब कुछ विदेश पर निर्भर है। आज अगर आपने कल की ही खबर सुनी होगी, ये प्रदेश, पहले इस प्रदेश की बात बताऊं मैं, ये प्रदेश है 1 लाख करोड़ रुपया कर्ज पर है साहब, और आप जश्न मना रहे हैं। और इसी भारत सरकार ने, आरबीआई ने कितना टन सोना जो है वो गिरवी रख दिया है। ये खबर कल की या परसों की मैं देख रहा हूं। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बनियाओं की सरकार है। मैं आपको बता दूं, और एक और परियोजना थी यहां से जो है लगभग, मैं आपको दिखाता हूं कि रोपवे बनने थे साहब, रोपवे परिवहन निगम के 10 पहाड़ी जिलों में रोपवे बनने थे, और ये 2022 का घोषणा पत्र है। केवल 2 रोपवे पर काम हो रहा है, सोनप्रयाग से कर्णप्रयाग तक और हेमकुंड साहिब, आपका गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब। अब सोनप्रयाग से कर्णप्रयाग तक जो रोपवे बन रहा है आपका, वो है 4000 करोड़ रुपए का, और उसका ठेका किसको मिला है साहब? गुजरात के अडानी को। एक तो मोदी साहब का प्रेम नहीं जा रहा है अडानी से, और एक हमारे सीएम साहब का प्रेम नहीं जा रहा है अडानी से। 4000 करोड़ रुपए के रोपवे वो अडानी जी उसमें भागीदार है, पीपी मोड के तहत वो बन रहा है। तो आखिर गुजरातियों से ऐसा प्रेम क्या हो गया इस प्रदेश को कि आपके प्रदेश के ठेकेदार आपको नहीं भा रहे हैं? आज ठेकेदार रो रहे हैं साहब, भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार रो रहे हैं, हमसे फोन करके कहते हो कि थोड़ा इस पर बात उठाइए। हमें तो भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदारों की भी लड़ाई लड़नी है। एआई और स्पेस साइंस के दौर में तो हम जी रहे हैं जी, लेकिन
पहाड़ में स्वास्थ्य की सेवाएं जस की तस हैं, तो इन जो 25 सालों में जो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर जो इग्नोरेंस कहें या फिर इस पर सरकारों की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आपका क्या मानना है इसको लेकर, स्वास्थ्य को देखिए लेकर? प्रदीप जी, देखिए मैं सारा आरोप विपक्ष पर नहीं लगाऊंगा, कुछ कमियां हमारी भी रही हैं, कुछ कमियां हमारी भी रही हैं, और उन कमियों का ही मूल्यांकन हमको इन 25 सालों के भीतर करना पड़ेगा। और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश के भीतर, वो उनको भी इन चीज़ों पर मूल्यांकन करने की ज़रूरत है कि कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा सके। आज भी डीडी हार्ट, मैं अगर बताऊँ, मैं डीडी हार्ट के भीतर आजकल सक्रिय हूँ, तो डीडी हार्ट से आज भी किसी का फ़ोन आता है ना अल्ट्रासाउंड के लिए साहब, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दौड़ना पड़ता है, महिला अस्पताल में। और देखिए मुनस्यारी और धारचूला आप लगा लीजिए कितना दूर है, गंगोली हाट, बेरीनाग कितना दूर है। एक नवजात शिशु को जन्म लेने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जीवन आने के बाद, जीवन जन्म लेने के बाद तो इस सांसारिक भवसागर में तो कठिनाई है, लेकिन जीवन जीने से पहले उसको कितनी मेहनत करनी पड़ रही, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या ये रजत जयंती समारोह को हर्षोल्लास से मनाने का समय है? अब मैं जब ये बात कर रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहेंगे ये देश विरोधी है, राज्य विरोधी है। हमको अपना मूल्यांकन करने की जरूरत है। साफ मैं कह रहा हूं, डीडी हार्ट में अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए उतना बड़ा आंदोलन किया, उस आंदोलन को करने के कारण हम पे तमाम धाराएं, तमाम मुकदमे दर्ज हुए। उन मुकदमों के दर्ज होने के बाद जब मैं चुनाव लड़ने निकला तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाया साहब, जनता की आवाज़ उठाने के लिए। मैं पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम कहाँ से आएगी साहब? जब पलायन बेतहासा पलायन हो रहा है तो पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम क्या है? एक मात्र हमारे यहाँ मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था चलती थी साहब, कि बच्चा हर घर से एक बच्चा आर्मी में जाता था, और जब वो आर्मी में जाता था तो वहाँ से मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था से घर को पैसा भेजता था। आज वही आर्मी को ख़त्म करके अग्निवीर योजना ला गए हैं। 4 साल बच्चा 4 साल 21, 18, 19 साल में भर्ती होगा, 22, 23 साल में वापस, 24 साल में वापस आएगा, तो आप समझ लीजिए कि उसकी शादी भी नहीं होगी। तो ये योजना थोपने का काम कौन कर रहा है? ये वही सरकार है ना जो अपना गुणगान कर रही है कि हमने फलानी चीज़ें। स्वास्थ्य कहाँ से होगा साहब? किसको मिल रहा है स्वास्थ्य? आज नवजात शिशु जो है जन्म लेने से पहले इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। किसी तरह से जन्म ले भी ले तो माँ सुरक्षित है नहीं है इसकी गारंटी नहीं है। आज अल्ट्रासाउंड के लिए उतनी लड़ाई लड़ने के बाद उस डीडी हार्ट में अल्ट्रासाउंड मशीन तो आ गई, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचा साहब। किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है? धन सिंह रावत जी अपनी पीठ थपथपाने में लगे रहते हैं, मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ वाहवाही करने में लगे रहते हैं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों की सरकार मात्र रह गई है, और ये विज्ञापनों तक ही सीमित रह गई है। मैं आपको ये एक और गारंटी बता देता हूँ, जिस दिन इस प्रदेश का युवा, पढ़ा लिखा युवा जो कलम को उठाते हुए, पन्नों को पलटते हुए अपने सुनहरे भविष्य का सपना समूह गौ की नौकरी में ढूंढ रहा है, जिस दिन इस प्रदेश का वो युवा उन सुनहरे पन्नों को पलटते हुए अपने सुनहरे भविष्य को खत्म करके इस राजनीति में आकर, पढ़ा लिखा युवा जब राजनीति में आएगा ना साहब, तो दशा और दिशा बदलेगी। स्वास्थ्य भी मुहैया होगा, रोजगार भी मुहैया होगा, और बेहतर सुविधाएं भी मुहैया होंगी। तो उन लड़कों को आना पड़ेगा। तो हम चाहते तो हैं बगल वाले घर में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन खुद भगत सिंह नहीं बनना चाहते। लेकिन केवल राजनीतिक पार्टियों को दोष देने से नहीं होगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। इस राज्य के 25 वर्ष की रजत जयंती समारोह जब हम मनाने जा रहे हैं तो वोटरों की भी भूमिका उसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी जो है डीडी हार्ट की राजनीति में आप काफ़ी सक्रिय भी हो रहे हैं जी। आपको हमारी तरफ से बधाई भी है कि आपकी धर्मपत्नी भी जीत करके आई हैं। 2027 में एक आपके तौर पे भी युवा चेहरा देख सकते हैं, या फिर 2032 में देखेंगे आपको? प्रदीप जी, मैं छात्र राजनीति से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। मैं कभी छात्र संघ के चुनाव नहीं लड़ा। इसके बाद जब हम बड़ी बॉडी में आए तो हमने पिथौरागढ़ नगर पालिका का भी चुनाव लड़ाया। हमने इसके बाद मैं विधानसभा चुनाव 2022 में डीडी हार्ट में सक्रिय रहा। उसके बाद नगर पालिका चुनाव डीडी हार्ट अभी उसमें सक्रिय रहा, वो हम बड़े अंतर से जीते हैं। नगर निगम चुनाव पिथौरागढ़ में भी हम सक्रिय रहे। अभी पंचायतों के चुनाव में भी हमारी भूमिका सक्रियता की रही है। देखिए, भविष्य क्या होगा इस पर मैं नहीं जानता। मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई और व्यक्ति लड़ेगा, कोई और लड़ेगा। विधायक बन लेने भर से या सांसद बन लेने भर से इस प्रदेश का विकास होना होता, मेरी डीडी हार्ट विधानसभा का विकास होना होता तो हो चुका होता। उसके लिए चाहिए मनसा। आप पद में हो या ना हो, मैं आपसे साफ इससे पहले कहा कि हमारी सरकार आएगी
तो मैंने ये कहा कि अगर पहले आग्रह से, नहीं तो आंदोलन और लड़कर डीडीहाट जिला लेकर रहेंगे। और रही बात मेरे विधानसभा चुनाव लड़ने की, मेरी उम्र अभी 35 साल है, अभी उम्र बहुत है, और किसी भी राजनीति में आए हैं तो महत्वाकांक्षाएं भी हैं, लेकिन महत्वाकांक्षाएं ये हैं कि जिस तरह के चुनाव अभी हैं, इस तरह के चुनाव तो हम लोगों से नहीं हो पाएगा, क्योंकि संसाधन इतने चाहिए, धन इतना चाहिए, और हम एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। क्योंकि मैं भी गांव से निकलकर इस पिथौरागढ़ में पहुंचा हूं, और पढ़ाई लिखाई करके आज इतना बोल पा रहे हैं, तो न कहीं वो पढ़ने लिखने और सवाल करने की एक जो प्रवृत्ति है, उसके जरिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और मेरी हमेशा पहली प्राथमिकता रहती है कि जितने लोग हमसे जुड़े हैं, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके लिए मैं कितनी मदद पहुँचा सकता हूँ। क्योंकि आज के जीवन में राजनीतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो चुका है। आज राजनीति में आने का मतलब है कि भैया बड़े बड़ी गाड़ियाँ होंगी, 1-2 टिप्पर होंगे, जेसीबी होगी, यही तो है। लेकिन हमारी प्राथमिकता ये है कि गांव तक बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाना, और चुनाव कभी लड़े भविष्य में तो किसी ठेकेदार के पैसे से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये चुनाव भी अगर मेरी पत्नी लड़ी और मैं जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ रहा था, तो जनता के पैसों से आह्वान किया था मैंने, अच्छा खासा चंदा हुआ, और जब चंदा हो गया मैंने, इतना ही काफ़ी है भाई साहब, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और भविष्य में कभी कोई बड़ा चुनाव लड़े तो जनता के पैसों से लड़ेंगे। आज नेता जो है हर बूथ में पैसे देता है, दारू देता है, और जब हम चुनाव लड़ेंगे आपको एक गारंटी देते हैं कि हर बूथ से पैसा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए समय दिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।